देखो, थार का जो मरुस्थल है ये इसके बारे में अपन लिख रहे हैं, और जो थार डेजर्ट है कि इसके बारे में अपन जैसे लिख रहे थे कि ये अरावली के कौन सी दिशा में आता है? पश्चिम। कौन कौन से जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। सिरोही में मरुस्थल नहीं है, ध्यान रखना। अरावली के पश्चिम में तो आता है सिरोही, लेकिन यहां पर डेजर्ट नहीं। फिर कौन सा हो गया? पाली। जोधपुर, नागौर। कौन सा हो गया? सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुम। इसके बाद हमारे कौन सा आया? फलोदी के बाद और डीडो। इनमें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है इस पर थार का मरुस्थले है, जिसमें लूनी बेसिन इंक्लूड नहीं होगा। ये यहां तक अपन ने लिखा था कि कितनी जो इसमें बरसात हो रही है, किस प्रकार का जो भाग आ रहा है, कहां कहां पर इसका जो विस्तार देखा गया है। अब जैसे इसका क्षेत्रफल अपन देखते हैं तो राजस्थान के 61.11%, मतलब 60% से ज्यादा भाग है ये इस पर क्या है? थार का मरुस्थल। 61.11%, जिसको लगभग हम कितना कहेंगे? 2/3। 2/3 में क्या होता है? 66.66। 1/3 का मतलब 33.33 होता है। 2/3 का मतलब कितना होता है? 66.6। तो उसके समकक्ष है ये। और इतने क्षेत्रफल में जो जनसंख्या की बात की जाए तो राज्य की लगभग कितने परसेंट? यही 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्र ज्यादा है और जनसंख्या उसकी तुलना में क्या है? कम। कि क्षेत्र उसकी तुलना में क्या हो गया? कम। क्षेत्रफल। इसलिए इधर अपन देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश होगा, कि इसमें जनसंख्या घनत्व भी क्या मिलेगा? यानी कम। मतलब उत्तरी पश्चिमी जो रेतीला मैदान जिसको अपन कह रहे हैं, इसमें जनसंख्या के बाद यहां पर आप देखेंगे कि मिट्टी, ये तो लिख लो साथ ही, इसमें कोई इतना ज्यादा समझने वाला नहीं है। मिट्टी किस प्रकार की है? रेतीली बलुई मृदा है। कैसी मृदा हो गई? रेतीली, मतलब जिसमें एरिडी सोल और एंटी सोल्स आती है, जो अंतरराष्ट्रीय मृदा ग्रहण आता है उसके। इसके कण किस प्रकार के होते हैं? मोटे, बारीक कण नहीं होते हैं। कैसे कण होते हैं? मोटे। और ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी। इसीलिए दिन गर्म और रातें कैसी होती है? ठंडी। और यही कारण है कि हमारे दैनिक तापांतर अधिक ही पाया। मई जून में तो इतनी गर्म हो जाती है, पापड़ सेक लो चाहे आप, है ना? हाँ, पापड़ कोई बदमाशी करे तो उसको नंगे पांव दौड़ाओ थोड़ा, फिर भी नहीं माने, थोड़ी देर धूल में ओट दो उसको। हाँ, फिर निकालेंगे तो लगेगा कि कोई बड़े आकार का शकरकंद लाए निकाल करके, है ना? हाँ, तो ये रेत की जो स्थिति अपन देख रहे हैं। मिट्टी के बाद वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। दस, 20, 30, 40, 50 तक क्या होती है? वर्षा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है, जिसको 300 मिलीमीटर अपन कह सकते हैं, ये वर्षा। और ये जलवायु
शुष्क एवं अर्ध शुष्क, हाँ, कि शुष्क और किस प्रकार की होगी, अर्ध शुष्क जलवायु तथा अत्यधिक विषम, हाँ, कि अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है। शुष्क भी है, अर्धशुष्क भी है, और अत्यधिक किस प्रकार की होगी, विषम। वही बात, दिन गर्म रातें ठंडी, कई बार बरसात होती नहीं है, और कई बार इतनी बरसात हो जाती है कि हमारी बाढ़ आ जाती। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि जलवायु शुष्क भी, अर्ध शुष्क तथा अत्यधिक विषम। वनस्पति, तो मरुस्थल में पाई जाने वाली जो जेरोफाइड वनस्पति होती है, मरुदभिद वनस्पति, सेवण, दामन, करड़, अंजन, ये सारी जो वनस्पति जो आगे अपन लिखेंगे, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, यहां पर अपने को ये इतना ही लिखना है, मरुदभिद वन, जेरोफाइड वनस्पति आती। हाँ, कि वनस्पति यही किस प्रकार की हो गई, मरुदभिद। और वनस्पति के साथ में ही वैसे देखा जाए तो अपन जेरोफाइट लिखते हैं, हमारी जैसे खेजड़ी है, रोइडा है, कीकर है, नीम है, हर एक प्रकार के पाए जाते हैं। खजूर वगैरह तो उगाने पड़ते हैं, अपने आप यहां पर ही नहीं हो। वनस्पति के बाद फसलें, क्रॉप्स, हाँ, कि मेजर क्रॉप्स किस प्रकार के हैं, तो मेजर क्रॉप्स में हम देखें तो यहां पर हमारे बाजरा खूब होता है, बाजरा, जवार, गंवार, मूंग, मोठ, हाँ, बाकी ये सब गोड़, जीरा, गेहूं नहीं लिखना है, ये सिंचाई से होते हैं। हाँ, सब पूरे क्षेत्र में नहीं। बाजरा, जवार, गंवार, मूंग, मोठ, ये फसलें है। सिंचाई से तो सभी प्रकार की क्या है, हमारी फसलें होती है। फिर इसके बाद जैसे खनिज, खनिज में जीवाश्म ईंधन के रूप में है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, हाँ, कि नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सभी प्रकार के यहां पर आपको क्या है, ये खनिज देखने को मिल जाए, कि जितने भी प्रकार के हैं ये सारी जो विशेषताएं हमारे थार के मरुस्थल की। अब यह आपको बताना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको मरुस्थल न कह करके पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं। दुनिया के 10 बड़े मरुस्थलों में यह शामिल नहीं है, और यूएनसीसीडी के द्वारा इसको जो मरुस्थलों पर काम करती है, मरुस्थलों की रोकथाम के लिए काम करती है, वो उसके डेफिनेशन में ये मरुस्थल है ही नहीं, ये एक रेतीला मैदान। मरुस्थल उसे कहा जाता है जहां जनसंख्या निवास नहीं करती हो। हमारे यहां जनसंख्या देखिए कितने परसेंट है, 40%।
अगर जनसंख्या निवास भी कर रही है तो वहां पर कृषि सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, दुर्गम दुरुस्त प्रदेश आदिम जनजातियां हैं वो निवास करती है। लेकिन हमारी जनजातियां है ही नहीं, सारे सभ्य लोग हैं। तो एक तो ये खंडन हो। दूसरा, मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पर बरसात नहीं होती हो। यहां तो बरसात इतनी होती है, कई कई बार तो बाढ़ आ जाती, और पिछली बार भी आई थी। बहुत ज्यादा बरसात होती है, बरसात की कोई कमी नहीं है। दूसरी, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क का कहीं नाम ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, शुष्क जल। वनस्पति उसमें जेरोफाइड होनी चाहिए, लेकिन नाम की जेरोफाइड है अपने। जेरोफाइड में नागफनी आता है, कीकर अपन कह सकते हैं ये है, थोर है, ये वृक्ष है। तुम में से ज्यादातर तो जानते ही नहीं कि ये होती कौन सी है। अपने खेजड़ी जानते हैं, रोइडा जानते हैं, वो कंटीली वनस्पति है, न कि वो जेरोफाइड वनस्पति। तो उस दृष्टि से भी ये नहीं है। दूसरा, मरुस्थल उसे कहते हैं जहां फसलों तो कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती फसलें होगी, वहां पर फसलें नहीं होती है। हाँ, वहां पर बाजरा जवार गंवार अगर बीज देते हैं तो भूंगड़े बन जाते हैं। अपने तो यहां पर लोगों के हजारों बोरियां बाजरी की होती। खैर, मरुस्थलों में यह तो पाया जाता है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, नमक, जिप्सम, सब तरीके। तो इस दृष्टि से तो ये तो मरुस्थलों में मिलेगा ही। जहां तेल है वहां पानी नहीं है, जहां पानी है वहां पर तेल ही नहीं। लेकिन यहां पर ये कई सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इसको मरुस्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता, कि ये मरुस्थल नहीं हो सकता। ये एक बनता हुआ मरुस्थल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, रेतीला मैदान। कि इस मिट्टी में क्या है कि पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना, कि फास्फोरस की स्थिति इसमें ठीक पाई जाती है। अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो यह इसमें अच्छी क्या है, फसलें उत्पादित हो सकती। तो ये तो सरकार की उदासीनता है कि यहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं कर रही है, ये इसका कारण। तो मरुस्थल नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि UNCCD, हाँ, यूनाइटेड नेशन कम्बैक्ट्री कंजर्वेशन डेजर्टिफिकेशन, ये एक संस्था की स्थापना की जाती है 1994, जिसका काम था यूरोप को छोड़कर एशिया और अफ्रीका है, इसमें मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना। और इसके लिए वो आर्थिक सहायता दे रही है। कौन सी सहायता? अब सर, भारतीय आदमी आर्थिक सहायता से वंचित रह जाए तो नींद नहीं है उसको, इसलिए हमें तो चाहिए थी आर्थिक सहायता। हमने कह दिया UNCCD के समक्ष, बोन तक, यूरोप तक पहुंच गए कि हम क्या है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, हमारे तो बहुत बड़ा मरुस्थल है, हमें आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता है। हमारे जैसे अभी तुम यहां क्लास में बैठे हो तो कहीं कॉम्पिटिशन ऐसे तैयारी करें, वैसे अपने को जरूरत नहीं है, बापू बहुत पैसे कमाता है ये। और थोड़ी देर बाद में कहा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको फीस वापस लौटाई जाए। सबसे गरीब मैं ही हूं, कहीं तो कपड़े ही फाड़ लेंगे, देखो सर गरीब हूं। और थोड़ी देर पहले फेंक रहा था कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं। धमाका चाहिए यहां तो। ऐसा ही इधर हो गया UNCCD के द्वारा, तो अपने को तो आर्थिक सहायता चाहिए ना। तो UNCCD है या इसके समक्ष संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इसका हिंदी में नाम होता है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इस नाम से इसको जानना आता है, जो प्रतिवर्ष 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस मनाया जाता है UNCCD के द्वारा। यह प्रतिवर्ष इसका काम होता है। हम 1994 से इसके पीछे लग गए कि कभी ना कभी तो मान्यता देगा ही देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उसको बार बार दरकिनार करता गया कि नहीं यार, है ही नहीं मरुस्थल, तुम जबरदस्ती मरुस्थल ले रहे हो, और है भी नहीं वास्तव में। इसको सुधार करने की आवश्यकता केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे वाला भाग ही क्या है, मरुस्थल, बाकी मरुस्थल ही नहीं। लेकिन हम कौन से हार मानने वाले थे।
जब कोई अधिकारी मना कर देता मैं साइन नहीं करूंगा, तो साले कुछ भी हो जाए उसके पैर पकड़ ले, पकड़ के बैठ जाए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं के करने पड़ेंगे। 2006 में हम पहुंच जाते हैं यूएनसीसीडी के समक्ष, पूरी फाइल डेटा लेकर के यूरोप पहुंच जाते हैं कि हमारे को मरुस्थलीकरण का दर्जा चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, हम बहुत क्या करेंगे, यानी मरुस्थल को रोकने का प्रयास करेंगे। अब जैसे हम पहुंचते हैं यूएनसीसीडी के मुख्यालय में, उससे 2 दिन पहले बरसात शुरू हो जाती, और इतनी भयंकर बरसात होती है कि बाड़मेर का जो कवास क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती। हाँ, 2006 में भयंकर क्या आ जाती है, बाढ़। और उस बाढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया, हमारे वाले मीडिया ने नहीं, पूरे विश्व के मीडिया ने क्या किया, उसको कवर। और जैसे हम मुख्यालय में पहुंचे कि सर क्या कि मरुस्थलीकरण से, अरे तुम तो धाप करके झूठे आदमी, तुम्हारी तो बाढ़ आ रखी है वहां पर, कहां मरुस्थल है। फिर मुंह लटका करके आए, लेकिन हम कौन सा पीछा छोड़ने वाले थे, पीछा नहीं छोड़, गरीब तो गरीब भी है वो। आखिरकार 2008 में यूएनसीसीडी को पटक ही लिया, इसने कहा कि हम मरुस्थल के, हाँ बाबूड़ा तुम मरुस्थल हो गए बस। लेकिन एक लाइन डाल दी उन्होंने जिससे हमें कोई ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। उन्होंने कह दिया कि आप मरुस्थल है, लेकिन ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, और सबसे ज्यादा ही क्या पाई जाती है, जेब। तो ये थार का मरुस्थल वह मरुस्थल जिसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक ही क्या पाई जाती है, जेब। बायोडाइवर्सिटी इसी में पाई, सर्वाधिक जनसंख्या भी है और सर्वाधिक ही इसमें क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में था, तो एक लाइन नीचे लिखिएगा, थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती। कि सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा ही क्या पाई जाती है, जैव। ये तो इसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन है। अब इस मरुस्थल का हम वर्गीकरण करेंगे, उच्चावचीय वर्गीकरण। बताओ, थार के मरुस्थल की ऊंचाई समान है या असमान? असमान होगी। इस थार के मरुस्थल में अगर अपन देखते हैं तो जैसे ये पूर्वी भाग है, बताइए इसकी ऊंचाई कम है या ज्यादा है? ये जो भाग अपन लिख रहे हैं, बताओ ये भाग, इसकी ऊंचाई कम या ज्यादा है? और इस क्षेत्र की ऊंचाई कम। तो इसको हम उच्चावचीय आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश को 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने उप प्रदेश हो गए? 4। अब वो 4 उप प्रदेश कौन से आते हैं? एक तो है महान मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बस इसी को मरुस्थल कहा जाएगा, महान मरुस्थल। जैसे ये पश्चिमी राजस्थान का भाग है और इसमें एक महान मरुस्थल का भाग है। और इस महान मरुस्थल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे कि कौन सी सीमा के सहारे आता है?
अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसके सहारे इसको शामिल किया गया है। इसको हम कौन सा मरुस्थल कह देते हैं, यानी महाने मरुस्थल है, यही इसके नाम से जानना, जो पूर्णतः बालू का स्तूपों से आच्छादित है। बालू का स्तूप का मतलब कौन से हो गए, रेत के टीले। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो चट्टानी प्रदेश है। चट्टानी प्रदेश ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तीन ही जिले आते हैं चट्टानी। जैसलमेर, बाड़मेर और कौन सा हो गया, बीकानेर। इसको कौन से प्रदेश में शामिल किया गया है, चट्टानी जो प्रदेश आता है यही इसमें शामिल किया गया है। यह चट्टानी प्रदेश का क्षेत्र आता है कि जैसलमेर और इसके साथ में ही अपन ने लिखा बीकानेर का जो क्षेत्र आता है यह कौन से प्रदेश में आता है, चट्टानी। चट्टानी प्रदेश के बाद अगला जो लघु मरुस्थल आता है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है, लघु मरुस्थल। ये भी कच्छ के मतलब चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक का जो भाग आता है इसको कौन सा मरुस्थल कह देते हैं, लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल है गए, इसके नाम से उसको जानना आता है कि कौन सा मरुस्थल हो गया, लघु मरुस्थल का भाग आता है। जो कौन से प्रदेश के, चट्टानी प्रदेश के कौन सी दिशा में आता है, यानी पूर्व। कहां से कहां तक का भाग है, तो ये आप कह सकते हैं कि कहां से शुरू होगा, कच्छ की खाड़ी से कौन से क्षेत्र तक आता है, बीकानेर। इसके बाद चौथा जो भाग है वो कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये लूणी बेसिन से लेकर के शेखावाटी प्रदेश, हाँ कि लूणी बेसिन से कौन सा क्षेत्र आता है, शेखावाटी प्रदेश आता है, यानी वहां तक का जो भाग है उसको कौन सा मरुस्थल कह दिया जाता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम भी अपन लिख सकते हैं। बताओ पहला कौन सा भाग हो गया, महान। दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा और चौथा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण किया गया कि किसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, यही उच्चावच है, यही इसके आधार पर अपन ने वर्गीकरण किया है। और यहां पर जो कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी, अरावली की अरावली पर्वत श्रृंखला है, यही इसी का भाग। उच्चावच ये वर्गीकरण अपन कह सकते हैं। ये जैसे एक मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर इसको अलग अलग भाग, ये अर्ध मरुस्थलीय जो भाग आता है ये इसको हम शामिल करेंगे। तो उच्चावचीय वर्गीकरण के आधार, यानी मरुस्थलीय प्रदेश को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4। तो अगला एक आप लिखिएगा, उच्चावचीय वर्गीकरण। उच्चावचीय वर्गीकरण में लिखो, तो लिखो उच्चावच की दृष्टि से उच्चावच की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश को चार उपप्रदेशों में, चार उपप्रदेशों में विभाजित किया गया है।
पहला लिखो महान मरुस्थल, महाने मरुस्थल। लिखो यह भारत पाकिस्तान, यह भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे पूर्णतः बालू का स्तूपों से पूर्णतः बालू का स्तूपों से आच्छादित क्षेत्र है। घिरा हुआ मतलब पूर्णतः बालू का स्तूपों से आच्छादित क्षेत्र है। आच्छादित लिख लो चाहे घिरा हुआ लिख लो। दूसरा लिखो चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में है। इसका मतलब कई बार यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से चट्टानी प्रदेश नहीं है, क्या जोधपुर में है तो भी नहीं बताना है। बताओगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, समझ गए। बाठे तो खूब निकलते हैं लेकिन नहीं है तो नहीं है, आंखें बंद कर लेनी है। दिखे ना उस समय के बाठा आ ही रहा है, हमारे तो खेत में खूब निकल रहे, तो आंखें फिर भी बंद रखनी है जबरदस्ती, है ना। चट्टानी प्रदेश कौन कौन से मानने हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यही चट्टानी प्रदेश में नहीं आता है। ऑप्शन में पोखरण दिया हुआ था, शिव दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? शिव। बाप दिया हुआ है, लूणकरण सर दिया हुआ है। कौन सा? जबकि है चट्टानी लेकिन फिर भी, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे, अपने को लिखेगा यार शिव में तो नहीं है, लेकिन अगले ने यहां पर क्या लिखा है? चट्टानी प्रदेश, जैसलमेर, बाड़मेर और कौन सा है? बीकानेर। समझ गए? हाँ, वो अलग अपन बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र में लिखेंगे। तो ये चट्टानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में है। इसके बाद कौन सा हो गया? लघु मरुस्थल। ये चट्टानी प्रदेश के कौन सी दिशा में? पूर्व। कौन से में? पूर्व। जो कच्छ की खाड़ी से कहां तक विस्तृत हो गया? बीकानेर। तो अगला एक लिखो लघु मरुस्थल। हाँ, तो अगला चट्टानी ये लघु मरुस्थल लिखो। यह है चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। इसके बाद लिखो अर्ध शुष्क मरुस्थल।
हाँ, कि अर्ध शुष्क मरुस्थल इसमें लिखो। जो लूणी बेसिन और शेखावाटी, जो लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश को शामिल करता है। हाँ, कि लूणी बेसिन और किसको शामिल करता है? शेखावाटी प्रदेश है इसको। तो उच्चावत्सीय आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? 4। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार इनका क्रम भी पूछ ले, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बताओ पहले कौन सा आएगा? अर्धशुष्क। इसमें गड़बड़ यहां अर्धशुष्क में लघु में हो जाती है। तो पहले कौन सा आएगा? पूर्व से। अर्धशुष्क के बाद, लघु के बाद, और चट्टानी के बाद मान। ये बना लिया था तुमने? ऐसे आप चार बना लीजिए। कदर वदर नहीं बढ़ना रे। ऐसे 1 2 3 4। 1 का मतलब, 2 का मतलब, 3 और 4। हाँ, ये क्रमिक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लिख लिया? अब डॉक्टर गोविंद एक बार मरुस्थल की झलक दिखलाई। बहुत सुंदर जगह है। हाँ, तो मरुस्थल दिखाना, और कुछ मत दिखा देना। थार रेत का वो अद्भुत जीवंत समुंदर जो लपेटे है अनेक। ये देखिए मरुस्थल, ये मरुस्थल। थार की रेत कभी सोने की तरह धमकती, ये चट्टानी प्रदेश था, चमकती, करती है अटखेलियां चलती हवा के साथ। सख्त मौसम में भी यहाँ खुशी से बसा है इंसान। इसके हर कदम पर दर्ज है इतिहास के निशान। अनोखी दुनिया है जीव जंतुओं की यहाँ। सबको जीने का हौसला देता है थार का खूबसूरत जहां। कहीं परदेसी पंछी है तो कहीं सरहदों की पाबंदी, कहीं रेत के समंदर में किलों की बुलंदी। इसके पहनावे, इसकी बोलियां, हर गीत, हर धुन सब अनूठे हैं। तभी तो कहीं नई कहीं पुरानी है, थार के कण कण में मिलती कोई कहानी है। कब आ रहे हैं आप? थार का अद्भुत संसार आपकी प्रतीक्षा में है। थार। तो ये उच्चावत्सीय आधार पर थार के मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। अब हम क्या है कि शुष्कता के आधार पर या वर्षा के वितरण के आधार पर हम देखें कि इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करेंगे। ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। तो यहां यही वर्षा के आधार पर या आर्द्रता के आधार पर अपन कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल है, उसको कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2। अब 2 कौन कौन से आएंगे, यही इसी के बारे में अपने को ध्यान रखना है। बताओ 2 कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा होगा? शुष्क, और एक कौन सा हो जाएगा? अर्ध। ये दोनों को
विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी हो गई? 25 से। एक मरुस्थलीय और एक अर्ध मरुस्थलीय रूप में भी हम शामिल कर सकते हैं कि एक मरुस्थलीय प्रदेश आता है और एक कौन सा आता है, यही अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र आता है ये दोनों को दो भागों में हमने क्या है यानी विभाजित करने का कार्य किया है। तो ये पूरा जो मरुस्थल का भाग हम लिखेंगे कि थार जो डेजर्ट आता है एक शुष्क मरुस्थल, और दूसरा कौन सा आएगा? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्की मरुस्थल आता है। हाँ, कि अर्ध शुष्की मरुस्थल का जो भाग अपन देख रहे हैं और इसी अर्ध शुष्की मरुस्थल है, यानी इसका जैसे गंगानगर कल आपको बताया था कि इसको डीडीपी कार्यक्रम है, यानी इसके तहत भी इसको नहीं लिया गया, कुछ भाग इसका डीडीपी में लेना भी चाहिए था। हाँ, तो अगला नेक्स्ट अपन ने लिखा कि थार का जो मरुस्थल आता है ये 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में, लेकिन आज आपको इस बात का ध्यान रखना कि थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। वो थार के मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित कर रही है? दो। एक 25 से कम वाला कौन सा मरुस्थल कहलाता है? शुष्क। और 25 से अधिक वाला? 25 से ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50। ध्यान रखना है शुष्क मरुस्थल। आगे जब पढ़ेंगे जलवायु तो वहां पर शुष्क जलवायु प्रदेश आएगा और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग करने वाली संवर्षा रेखा तब 25 नहीं होगी, तब 20 सेंटीमीटर। मैंने मूर्खों यही तो बोला है। शुष्क जलवायु प्रदेश ये भौतिक प्रदेश है, वो कौन सा प्रदेश आएगा? जलु। उसमें चलती 20, 40, 60, 80 ऐसे चलेगा उसमें ना सारा। तो वो ही एक एक शब्द ही मुख्य ध्यान रखना। यहां पर मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल और कौन सा है? वहां पर शुष्क जलवायु और क्या लिखेंगे? अर्ध शुष्क। तो यहां पर 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, वो थार के मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित करेगी? दो। तो एक आप लिखो शुष्कता के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, किसके आधार पर? यानी शुष्कता के आधार पर वर्ग। तो इसमें लिखो थार के मरुस्थल को पच्चीस सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती। एक तो कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थल, मतलब एरिड डेजर्ट। हाँ, कि शुष्क मरुस्थल। हाँ, कि शुष्क मरुस्थल है, यही इसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एरिड डेजर्ट। तो बताओ अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? हाफ एरिड नहीं, क्या हाफ एरिड है? कौन सा एरिड बोलेंगे? सेम।
कौन सा बोलना है? सेमी। ये दो भाग आते हैं। अब इन दो का भी हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे कौन सा भाग आता, एक्चुअल यही मरुस्थल है। हाँ, ये तो मरुस्थल है, इसमें अच्छी खासी फसलें होती है। ये बना लिया तुमने? ये बनाओ। हो गया? अब शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो हैं, इनको कई भागों में विभाजित करेंगे। जैसे ये दो भाग तो हमने कर लिए, एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा कौन सा होगा? अर्ध। अब इस शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में विभाजित करें। एक होगा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसको हमें सैंड ड्यून एरिया कह सकते हैं। और दूसरा होगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे सैंड ड्यून फ्री एरिया। तो ये एक एरिड डेजर्ट आ गया। दूसरा सेमी एरिड, इसको हम चार भागों में विभाजित करेंगे। इसके अंग्रेजी में भी ऐसे ही नाम, जिसमें नंबर 1 हम लिखेंगे लूनी बेसिन, दूसरा नागौर की हाई अपलैंड हो गई, उच्च भूमि, और तीसरा शेखावाटी का अंतः परवाई क्षेत्र। इनलैंड रिवर वाला जो क्षेत्र है, और एक है घग्गर प्रदेश। ये इसका, अब यहां पर आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा शुष्क प्रदेश का भाग है और कौन सा शुष्क प्रदेश का भाग है। नहीं,
ये दोनों में तो एक लूनी बेसिन जिसको लूनी नागौर हाई अपलैंड हो गया, शेखावाटी इनलैंड रिवर एरिया जिसको अंतः प्रवाही क्षेत्र अपन कह सकते हैं, और एक घग्गर रीजन आता है। ये इसके दो भाग अपन ने बनाए हैं और दोनों के फिर 4-4 भाग है, 4 और 2 भाग इनके अलग और बना। लिख लिया? तब तक मैं एक वीडियो भेजता हूं इसके पास, वो भी तैयार रखेगा। पहला, सबसे पहला कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थल। तो अभी पीछे बैठा है, शुष्क मरुस्थल है इसमें। हो गया अब तो? पहला कौन सा आएगा बताओ? शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट हो गया शुष्क मरुस्थल का। मतलब ये यहां से 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, जो कच्छ से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? पंजाब। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे कच्छ से कहां तक हो गया? पंजाब। पंजाब तक का भाग है, यानी वो क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल। कितने सेंटीमीटर से कम बरसात होती है? 25 से। बताइए इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया? 2। मतलब केवल एक्चुअल मरुस्थल यही है। इसी शुष्क मरुस्थल को ही हम क्या है, एक्चुअल जो मरुस्थल मानते हुए ध्यान देंगे। हाँ, तो ये जैसे भाग अपन ने लिखा है, और इसमें जैसे ये इसमें से ये एक भाग अपन निकालते। ये ऐसा भाग होगा कि जिसमें यह रेत के है मरुस्थली, लेकिन रेत के टीले न होकर के चट्टानी प्रदेश आता है, यही बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसमें। तो पहला भाग हम लिखेंगे शुष्क मरुस्थल, कि मरुस्थल के इस भाग में 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, और ये कहां से? कच्छ से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? पंजाब। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, हाँ, कि कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और दूसरा होगा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। दोनों आएंगे कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र भी है, और एक कौन सा हो गया? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। 2 तरीके के भाग लिखे। पहला कौन सा लिखा जाएगा? बालू का। कैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं इसके बारे में बात करें तो पहला आप लिखिएगा शुष्क मरुस्थल। लिखो मरुस्थल के इस भाग में, मरुस्थल के इस भाग में पच्चीस सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह है कच्छ से पंजाब तक ही, कच्छ से कच्छ से पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कच्छ से पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा नाम लिख लीजिएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हो गया और एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। पहले वाले से तो नाम से स्पष्ट हो गया। बालू का स्तूप युक्त का मतलब जहां पर अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून्स होंगे, ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। केवल इसको मुक्त को छोड़ दें तो यही। अब सबसे पहला यही हम लिखेंगे, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। सैंड ड्यून एरिया अपन मतलब शुष्क मरुस्थल को 100% मान रहे हैं अपन। ये जो एरिया है ना, यही मरुस्थल है, इसको हमने कितना प्रतिशत मान लिया? 100। अब ध्यान रखिएगा, यह शुष्क मरुस्थल के 58.5% भाग पर है। जब भी आपके क्वेश्चन आएगा बालू, राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ऑप्शन में 61.11 भी होगा, 58.5 भी होगा, 41.5 भी होगा, 60% भी होगा। बोलो कौन सा होगा? 58.5। मरुस्थल नहीं, क्या पूछेगा? बालू का। तो ये शुष्क मरुस्थल के कितने % भाग पर है? 58। बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण इसे महान भारतीय मरुस्थल, यही है असली मरुस्थल, इसे महान भारतीय मरुस्थल मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, महान भारतीय। किसी समय यहां सतलुज व्यास नदियां बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। हाँ, सरस्वती विलुप्त हो गई, सतलुज व्यास ने अपने क्या बदल लिए? मार्ग बदल लिए। तो ये महान भारतीय मरुस्थल, हाँ, कि बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? महान भारतीय मरुस्थल। अब वो बालू का स्तूप अधिक होने का कारण क्या है?
तो जो बालू का स्तूपों की अधिकता का कारण, यानी इनकी अधिकता का जो कारण अपन देखें कि क्या आता है, अपर्दन और निक्षेपण है। जो अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल कह सकते हैं। अपर्दन का मतलब इरोजन और निक्षेपण का मतलब है डिपोजिशन आता है ये। हाँ, कि अपर्दन और जो निक्षेपण का जो भाग आता है ये आपको ध्यान रखना। ये अब ये अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है इसके बारे में। अपर्दन का मतलब क्या होता है, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या मतलब होता है अपर्दन का? क्या होता है? कटा। जैसे ये सैंड ड्यून है, पहले से ही बना हुआ बालू का स्तूप है। अब अपर्दन कोई, जैसे पवन, जल और वायु, इनके 3 कार्य होते हैं। पवन के कितने कार्य होते हैं? वायु है, यानी इसके कितने कार्य होते हैं? 3। नंबर 1, सबसे पहला जो कार्य होता है इरोजनल वर्क, अपर्दनात्मक कार्य। दूसरा जो अपर्दन का मतलब मिट्टी का क्या करती है? कटा। दूसरा कार्य होता है परिवहनात्मक। क्या होता है? कटा हुआ जो मलबा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा, उसको कौन सा कार्य कहा जाता है? परिवहनात्मक कार्य कहा जाता है। और तीसरा डिपोजिशनल, जिसको हम क्या कह देते हैं? निक्षेपणात्मक। क्या वायु का वेग सभी जगह समान होता है या असमान? अब आपको ध्यान रखना है, ये बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून है, ठीक है, इसको हमने लिखा है बालू का स्तूप। अब यही बालू का स्तूप का बताइए अपर्दन किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा अपर्दन होगा? ये पवन जैसे ही इसके ऊपर से गुजरती है तो ये रेजमाल की तरह इसको रगड़ते हुए आगे बढ़ती। रेजमाल जानते हो? कलर वगैरह उतारने का होता है। ये रेजमाल की तरह वायु किसको रगड़ते हुए आगे बढ़ेगी? बालू का। इसका कटाव होगा या नहीं होगा? कटाव होगा तो वो मिट्टी है वो इस हवा के साथ उड़ करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगी। क्या सभी जगह वायु का वेग समान होगा? ये मिट्टी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, इस क्रिया को क्या कह दिया आता है? और यहां रेजमाल की तरह कटाव हो रहा था, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपर। इसको क्या बोलेंगे? अपर। अब मतलब इससे देखिए, अब ये कटी हुई रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, उसको क्या कहेंगे? परि। क्या सभी जगह वायु का वेग समान होगा या असमान? जहां वेग कम होगा वहां पर ये रेत जमा होगी या नहीं होगी? वो यहां पर क्या हो जाएगी? रेत जमा। और यहां पर जैसे ही जमा होगी, इसी क्रिया को हम क्या कह देंगे? निक्षेपण कह देंगे। क्या बोल दिया जाएगा? यह निक्षेपण के नाम से जैसे ही रेत एक जगह जमा होती है, हाँ, ये यहां पर लगातार रेत क्या हो गई? जमा हो गई, निक्षेपण हो गया। बताइए बालू का स्तूप बनेगा या नहीं बनेगा? तो अब मुझे यह बताओ, बालू का स्तूप किस प्रकार की इस्तेलाह करती है? अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक या निक्षेपणात्मक? कौन सी है? क्या अपर्दन से बालू का स्तूप बनेगा? अब बिगड़ेगा इससे, तो क्या होगा? कटा। इसलिए बालू का स्तूप कौन सी इस्तेलाह करतियां होती है? एक समय बाद यहां गहरा गड्ढा भी बन जाता है। गर्मियों में देखते नहीं अपने खेत में हवा चलती है तो एक जगह क्या बन जाता है? गड्ढा। और अपनी हवेली घर होते हैं उनके पास में रेत आ करके क्या हो जाती है? खैर तुम देखते नहीं हो, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता। देखते हो? तो ये बताइएगा बालू का स्तूप कौन सी इस्तेलाह करती होती है? अपर्दनात्मक होती है या निक्षेपणात्मक?
कोई गहरा गड्ढा बन गया, या मान लीजिए यही जो रेत का टीला है इसमें से चट्टानें निकल गई और वो इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन गई, पूरी रेत तो इससे चली गई और ये एक छत्रक बन गया। बताओ ये कौन सी स्थलाकृति, अपरदनात्मक है या निक्षेपणात्मक? और इसकी रेत आकर के यहां जमा हो गई, ये कौन सी स्थलाकृति? निक्षेप। यहां पर गहरा कोई गड्ढा बन गया, बताइए गर्त बन गया, ये कौन सी स्थलाकृति हो? अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक? कौन सी होती है? क्या परिवहनात्मक स्थलाकृति होती है? परिवहन से कोई स्थलाकृति नहीं। तो यहां पर अब कई प्रकार, नए और पुराने कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते। ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा मार्च से अब स्टार्ट हो गई, आंधी आना शुरू हो गई ना, मार्च से जून तक सबसे ज्यादा चलती है ये प्रक्रिया। तो ये संपूर्ण, तो पहले तो ये बताइए बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, यही जो ये शुष्क मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग पर? बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? यहां बालू का स्तूपों की अधिकता का कारण क्या है? यह प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? अपरदन किसके द्वारा, जल के द्वारा होता है या वायु के द्वारा? बालू का स्तूप कौन सी स्थलाकृति होती है, अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक? पवन के कितने प्रकार के कार्य होते हैं? पहला कौन सा होता है, दूसरा और तीसरा? गर्त किसके द्वारा बनते? पलाया झीलें किससे बनेगी? और बालू का स्तूप किससे बनेगी? निक्षेपण, यानी इससे बालू का स्तूप, पलाया झीलें, गर्त, गड्ढे, छत्रक वगैरह है वो अपरदन के द्वारा बने। अब यहां एक ही प्रकार के बालू का स्तूप न होकर के कई प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स हैं ये मिले। तो पहले बोलो कोई दिक्कत? तो पहले लिखिएगा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, लिखो यह शुष्क मरुस्थल के, यह शुष्क मरुस्थल के 58.5% भाग पर है। अट्ठावन 58.5% भाग पर है। बालू का स्तूपों की, बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण इसे महान भारतीय, इसे महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं। महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं। बालू का स्तूपों की बालू का स्तूपों की अधिकता का प्रमुख कारण अपरदन और निक्षेपण है। अपरदन और निक्षेपणे है। जो मार्च से जून तक की, जो मार्च से जून तक सर्वाधिक होता है।
मार्च से कब तक ज्यादा होता है? तो ये अपर्दन के कार्य, पवन के कार्य ये अपर ने लिखे, कितने प्रकार के हो गए? हाँ, ये पौने हैं। ये यहां पर कौन सा कार्य करेगी? ये कौन सा करेगी? और ये फिर क्या कर देगी? ये बना लिया तुमने। ऐसे हम, आप खेत में ध्यान से देखोगे तो ऐसे ड्यून्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे। बनते हैं? कितने लोगों ने देखा है? इतने सारे लोगों। बाकी को फीलिंग लेनी। हाँ, बाकी के रेत के टीले नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कल टेस्ट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलो, जो भारत के क्षेत्र का 8%, सही था क्या ये? तो ये गलत हुआ। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड गांव, सही है गलत है? पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले की राजाखाड़ा तहसील में सिलाना गांव, सही है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को गलत करने वालों की संख्या ज्यादा है। मतलब इन्होंने 3,42,239, आगे नहीं देखा होगा ये क्या लिखा हुआ है। अरे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था इसमें, और तुमने कौन सा सही है वो टिका के आगे हो। तो ये गलत पढ़ा करो। ये सब चीजें तुम्हें एक एक बता रखी हम। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब कौन सा कोण होता है? कौन सा होता है? इसमें भी गलत कुछ ज्यादा ही लोगों ने कर रखा। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? एक ये भारतीय मानक समय सायकाल 6:15 साई गोठाल है, तो 23 डिग्री 45 में उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 में पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय बताना था। ये तो शायद क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया था। लेकिन जो जिनका इसमें बट्ठा, गणित में बट्ठा बैठा हुआ, उनका क्या इलाज हो सकता? बट्ठा जान दो। हाँ, तो बट्ठा बैठा हुआ, इसमें भी गलत काफी लोगों ने किया, लेकिन काफी ने ज्यादा सही भी अच्छे ने किया। वो इतना अच्छी बात, तो काफी ठीक है तुम्हारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना था। सुमेर करौली कब बना था? कब बना था? 1957। दौसा कब बना था? और धौलपुर 82। कोटपुतली बेरोड, हाँ, तो ये इसको भी काफी गलत कर रखा है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिली है, ये तो है। अलवर नहीं था, बाकी तो थे ही ना। हाँ। ये लिख लिया तुमने। तो अपर्दन और निक्षेपण का क्या है प्रतिफल इससे? हाँ डॉक्टर गोविंद, ये दिखा कैसे रेत के टीले, जिनके नहीं देखे हुए उनको भी दिखा देते। पवन के कितने कार्य होते हैं? 3। नदी के भी 3 कार्य होते हैं। ये नोट डाल करके जिनको नहीं पता, ध्यान रखना, हर चीज के काम होते हैं, तुम्हें भी काम करते रहना है। बिना काम के कोई मतलब वजूद नहीं रहेगा। अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक, पहले परिवहनात्मक, फिर कौन सा होता है? हाँ, इरोजनल, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशनल आता है। हाँ जी, बताइएगा। अब ये बताएंगे कैसे रेत के टीले बनते हैं। अरे कैसा बाग लगा हुआ है तुम्हें, आवाज कम। ये देखिए हवा से आंधी आ गई,
अरे बंद कर रही नीम की निमोड़ी। हवा चल रही है, इससे वायु का देखिए, अब देखना यहां से ये उड़ना शुरू हो गई। अब ये परिवहन, आपको धूल उड़ती हुई दिख रही है इसमें। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धूल उड़ नहीं रही है, अपर्दन, और अपर्दन के साथ ही, और ये देखिए वापस जमाव, एक जगह जमाव होगा, ध्यान रखना। ये 3 कार्य एक साथ, ऐसे स्थानांतरण होता जाएगा। अब याद है वो गड्ढा बनता जाएगा। हाँ, ये समुद्र में होता है, ऐसे यहां पर भी होती है। तो ये ऐसे सैंड ड्यून्स हैं, यही इनका क्या होता है? नहीं यार गोविंद, तेरे वाला नहीं जमा, हमारे नहीं जमा है, हम खुद बताना होता है ना साथ में, वो वहां चल जाता है। इतना मिस्री का बाग ये अभी लगवाने शुरू कर दिया, इन्हें नौकरी लगने थे पहले, नहीं ये अभी लगा देंगे मिस्री का बाग है। तो पवन के 3 अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक और कौन सा हो गया? निक्षेप। अब सबसे पहले यहां कई प्रकार के बालू का स्तूप हैं, जिनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर के 60 मीटर तक, 80 मीटर तक देखी गई, इतनी ऊंचाई। तो लिखो इस क्षेत्र में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कि एक प्रकार का नहीं है, यानी कई तरह के जो ड्यून्स हैं, यानी वो अपने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो अर्धचंद्राकार अपन लिख सकते हैं, जिसको बरखान कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? बरखान। ये क्या लिखा हमने? स्पेलिंग, पहला अक्षर क्या लिखा, दूसरा, तीसरा, फिर इसको क्या बोलते हैं? बरखान भी पढ़ते हैं और बरछान भी पढ़ते हैं, दोनों है। तो कई बार ये शब्द आ जाए तो सोचेंगे कि यार हमने तो बरखान पढ़ा था, ये बरछान तो सर ने पढ़ा है नहीं। सर अंग्रेजी में यही होता है ना। आगे बहुत सारे मीनिंग ऐसे बताऊंगा जिनको किस रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बरछान और बरखान एक ही है। अब ये बरखान जो, वैसे एक्चुअल में बालू का स्तूप 2 ही तरह के होते हैं, एक तो पवन के समकोण अवरोध से बनने वाला, और एक क्या होता है? समान। फिर इनके अंदर अलग अलग तरह के रूप मिलेंगे आपको। बरखान बालू का स्तूप है। ये जो अपन लिखें कि इस प्रकार का बालू का स्तूप, ये किस प्रकार का ड्यून्स हो गया? बरखाने, मतलब अर्धचंद्राकार। अब इसमें ये विंड डायरेक्शन है, ये पवन की क्या है? दिशा है। विंड डायरेक्शन अपन कह सकते हैं। हाँ, अब यह पवन की दिशा अपन कह सकते हैं। इसमें यह पवन के समकोणिक दिशा ही है, इसलिए यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिकेम ट्रांसवर्स ड्यून। बरखान ड्यून्स बिकेम ट्रांसवर्स ड्यून्स। ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। अनुप्रस्थ होता है नहीं, एक प्रकार का अनुप्रस्थ प्रकार का ही बालू का स्तूप होता। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप?
उसके ऑप्शन में बरखान भी दे दिया, सीप भी दे दिया, पैराबोलिक भी दे दिया, तारा बालू का भी दे दिया, तो कौन सा होगा? बरखा। यह किस प्रकार का होता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। किस प्रकार का होता है? और सर्वाधिक ही ये क्या होगा? गतिशील। वायु के द्वारा सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है, गतिशील होता है, इसलिए किसके लिए हानिकारक हो गया? पशु क्रॉप्स है, यानी इसके लिए। इसका पौनोमुखी ढाल, ये पौनोमुखी ढाल है, ये किस प्रकार का होता है? उत्तल। और ये पौनोविमुखी ढाल है, ये किस प्रकार का होगा? अवतल। इस प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ज्यादा चूरू के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाले। गंगानगर के सूरतगढ़ में किसरी गंगानगर है, इसके कहां पर आते हैं? सूरत। बीकानेर के देशनोक, मतलब करणी माता जिसको आप लिख सकते हो, देशनोक भी लिख सकते हो। आपके जोधपुर में ओसिया, कौन सा आता है? ओस। जैसलमेर और सीकर में कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। हाँ, इनका पौनोमुखी ढाल किस प्रकार का होगा? उत्तल। और पौनोविमुखी ढाल कैसा होता है? अवतल। ऐसे है ना, ये इस तरीके से होते, ऐसे खड़े नहीं है, मतलब ये इस तरीके से, यानी इनका ढलान आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप, जिनका आकार किस प्रकार का होता है? अर्धचंद्राकार। और ये किस प्रकार का? ये एज ए बिकेम, यानी अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना कि किस प्रकार। अनुप्रस्थ अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये किस प्रकार का ड्यून्स होगा? अनुप्रस्थ प्रकार का ड्यून। यहां पर आप देख रहे हैं, ये किस प्रकार का ड्यून दे रखा है? बरखा। अर्धचंद्राकार दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा, उनको आंखें चेक कराने की सख्त आवश्यकता है। और बरखान ड्यून्स ही, बरखान ड्यून्स बिकेम ट्रांसवर्स ड्यून। ट्रांसवर्स का मतलब ये एक प्रकार का कौन सा ड्यून्स होता है? अनुप्रस्थ प्रकार का ड्यून्स है, इसके नाम से भी इसको जानना आता है। तो पहले आप लिखिएगा बरखान। बरखान लिख करके लिखो। यह है अर्धचंद्राकार है, यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। जो सर्वाधिक गतिशील है, जो सर्वाधिक गतिशील है। फसलों के लिए हानिकारक होता है। फसलों के लिए हानिकारक होता है। यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। कि एक प्रकार का कौन सा हो गया? अनुप्रस्थ। अब ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये सबसे ज्यादा चूरू के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाले। तारानगर के पास ही है। चूरू का आदमी नहीं है तुम्हें? एक आदमी है, वो उस दिन भी वहीं था, स्थानांतरित नहीं हुआ है। तो तारानगर का थोड़ी है, तारानगर का है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। भालेरी तेरे पास ही है, भालेरी गांव। तो लिखिएगा, ये सर्वाधिक चूरू के भालेरी में,
सर्वाधिके चुरू के भालेरी, हाँ सीकर जैसलमेर, सीकर जैसलमेर, गंगानगर के सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, बीकानेर के देशनोक लूणकरणसर, बीकानेर के देशनोक लूणकरणसर, देशनोक को करणी माता भी बोल देते हैं, देशनोक लूणकरणसर, जोधपुर के ओसिया, जोधपुर के ओसिया, और बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। तो ये विंड डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। ये बना लिया तुमने, ये एक पवनोमुखी ढाल, ये पवन विमुखी ढाल है, लीवार्ड स्लोप, ये पवनोमुखी ढाल है, विंडवार्ड स्लोप, डन। तो ये एक ही बालू का स्तूप। अब देखिएगा इसकी कुछ तस्वीर, ये तो आपको हमने बताई। इस तरीके के बरखान ड्यून्स होते हैं, और रियल वाला ये बरखान देख लीजिए, इन बालू का स्तूपों के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग भी होते हैं, जिनको कारवा या गाय, ये दिख रहा है आपको? ये कौन सा ड्यून्स है? बरखान, बरखान बालू का स्तूप। और ये हवा से, जैसे आपको पीछे बताया था कि कैसे हवा के साथ उड़ते हुए आगे पहले हम स्कूलों में पढ़ा करते थे ना, तो यही हमारे लिए तो तिसलपट्टी हुआ करती थी। खेल के इतने जुगाड़ नहीं हुआ करते थे। एक तो क्या है कि जो पढ़ते थे तो स्कूल में घर वाले पेंट देते नहीं थे, नेकर होता था, हाफ पेंट, हाँ हाफ पेंट, खाकी हाफ पेंट होता था, नीला क्या होता था सर। और जैसे आधे घंटे वगैरह स्कूल के आसपास ऐसे होते थे, तो एक ही यहां पर आकर के बैठता, दूसरा उसके टांग पकड़ के खींचता, वो फिसल करके क्या जाता, फिर ये ऐसे चलता। हमारा नेकर और रेत के बीच में वही रेजमाल वाला काम होता है। इसके कण कैसे होते हैं? मोटे, और इससे वो नेकर घिस जाया करता था। रेत भी ऐसी ऐसी जगह घुस जाया करती थी जिसकी कोई हद्दी नहीं, हाफ पेंट होती थी ना। और लेकिन खेलने का बड़ा शौक था, रेत से डायरेक्ट संपर्क है। आजकल बच्चों को कहां रेत में खेलने नहीं देते ना, और ये कंटिन्यू चलता। अब वो थोड़े दिन में क्या, और इन पे खेलने नहीं देते थे। गांव में कोई भी हो, अनुशासन वो होता, कोई काका ताऊ वगैरह या दूसरी जाति बिरादरी का होता, वो भी ज्यादा छोड़ भाग जाओ यहां से, जापट ठोक ठाक के भगा दिया करता। लेकिन फिर वापस आते, फिर आते, वो आकर उछल करके गिरते और आराम, फिर आते, फिर इससे वो नेकर क्या होता था, घिसता। और पहले धीरे से छोटा सा छेकला होता है, वो फिर छेकला बड़ा हो जाता। छेकला का मतलब छेद। हाँ, कई बहुत दुखी हैं कि ये बोल क्या रहा है, पता
कह रहा मैं बांसवाड़ा का और यहां आकर के पूरा मारवाड़ी बना बैठा है, क्या वही था बात है ना। तो ये जो छेद है ये बड़ा होता था, आराम से हवा आर पार लगती। अरे जैसलमेर की बता रहा, अपने इधर चूरू की यानी रतनगढ़ की, ये इधर बीकानेर की, इधर की बता रहा हूं, बांसवाड़ा के दौरे थोड़ी बता रहा हूं, दौरे तो यहाँ के बता रहा। अब वो छेद क्या हो जाता था बड़ा, अब कोई टेंशन नहीं थी, उसमें हवा लगती थी, अंदर भी कोई कुछ नहीं होता था हमारे टाइम है ना, उससे आराम से हवा आर पार, कोई टेंशन ऐसे नहीं था। क्लास में जैसे तुम 400 बैठे, हमारे 80-80 90-90 की क्लास होती थी, तो उसमें 60 के ऐसा ही होता था। पेंट किसी क्लास में 8वीं तक तो कल्पना ही नहीं कर सकते घर वाले पेंट दिलाएंगे के, और पेंट सिलाने के लिए कम से कम 1.5-2 साल तक रोना पड़ता था। तब कभी कभार पेंट भी घर वाले पहले से इतनी लंबी बनाते थे, फिर उसको उथल दिया करते, मतलब 5 साल जिंदगी भर वही चलानी है खोल खोल। अब वो नेकर होता था, उसमें जैसे ये छेद हो गया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। तब कोई पड़ोसी कह देता था ये कारी तो लगा दो छोरे के। अब घर वाले क्या, सारी यांत्रिक शक्ति नहीं, खेतों में काम हाथों से ही करना होता था, तो घर वाले क्या कि फिर वो मम्मी मतलब दादी माँ वगैरह खेतरा इधर ला नेकर लाते रहे, नेकर लाते तो वो भी जल्दबाजी में होते, नेकर है खाकी और उसके कारी लगा दी हरे रंग की। कौन से रंग की? हरे। और उसमें जो धागा था डोरा धागा था मोटे वाला, तो वो अलग ही रंग का दिख रहा है। तो ये हाल हुआ करते थे। इन टीलों को हम अच्छे से जानते हैं, बहुत लोट प्लेटा किए हुए, ये गतिशील बहुत घरवाल, इसीलिए वो नहीं छेड़ने देते थे क्योंकि ये हवा थोड़ा सा बिखर गया, हवा से क्या होता है आगे बढ़ जाता है। यही कौन से ड्यून्स होते हैं? बरखान बालू का स्तूप। ये स्थिति इन ड्यून्स है, ये तो बनाया गया है हाँ, कि ये जो बरखान बालू का स्तूप, जिसको बरखान ड्यून्स अपन कहते हैं, विंड डायरेक्शन अपन देख 10 से 20 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर तक ये 200 मीटर तक ये क्या होता है चौड़ा। मतलब इस बरखान ड्यून्स आता है, ये इसकी अपन जो स्थिति देखें कि कितना बड़ा ये जो ड्यून्स है, किस प्रकार का। तो इस ड्यून्स की बात की जाए कि 10 से 20 मीटर ऊंचा है ना, और ये कितना हो गया 200 मीटर चौड़ा होता है ये इतने दूर में। तो पूरे खेत को ही क्या कर लेता था, यानी कवर कर लिया करता था। तो इसकी आप लंबाई, ये ऊंचाई लिख लीजिएगा, 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, और चौड़ाई कितने होती थी? 200 मीटर तक इसकी क्या होती थी चौड़ाई। तो तुम कितने संपन्न आदमी हो, तुमने कभी जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि कारी वाला कपड़ा पहना भी है। कारी वाला पहना ही नहीं है तुमने, हाँ। पैसे वाले आदमी हो भाई इधर। चलो बाकी अपन बाद में ही कर